आर्थिक सर्वेक्षण देश की आर्थिक व्यवस्था का एक पूरा आधिकारिक रिपोर्ट कार्ड होता है। एक ऐसा रिपोर्ट कार्ड जिसके अंदर पिछले साल क्या कुछ आंकड़े रहे हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, उन पर बात की जाती है। क्या चुनौतियां रही हैं, आने वाले समय में क्या चैलेंजेस रहेंगे और सर्वे क्या समाधान गवर्नमेंट को जो है देता है, इस बारे में बात की जाती है। आर्थिक सर्वेक्षण को बजट प्रस्तुत करने से एक दिन पहले वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। इसको तैयार कौन करता है? तो देखिए, जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, यानी कि जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, उनके निर्देशन में जो आर्थिक मामलों का विभाग है जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जो है तैयार किया जाता है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सरकार के द्वारा देश की इकोनॉमी के सभी आंकड़ों को इस रिपोर्ट कार्ड के जरिए पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। क्या चैलेंजेस हैं, क्या सॉल्यूशंस हैं, इस सब के बारे में भी जो है बात की जाती है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, हमारी परीक्षा में चाहे वो प्रारंभिक हो या मुख्य परीक्षा हो, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसका जो डाटा होता है वो आपकी आंसर राइटिंग के अंदर, आपके आंसर के अंदर कोट करने में काफ़ी काम आता है। तो ये डॉक्यूमेंट हमारे लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इसको पढ़ना है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट देखिए 450 पेज से ऊपर का है और सारा का सारा हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए हम इसकी एक समरी लेकर आपके सामने आए हैं। इसमें हम चैप्टर वाइज जो है इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कशन में लेकर आएंगे। आज हम पहला चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर बड़े हैं जैसे कि चैप्टर 1 और चैप्टर 2, इनको हम सिंगल डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर छोटे होंगे उनको हम कंबाइन कर डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो लेंदी भी ना हो और आपको जो है चीज़ें अच्छे से चैप्टर वाइज, सेक्टर वाइज समझ में भी आ जाए। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। पहले हम इकोनॉमिक सर्वे की हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, भारत में 1950-51 में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण को प्रस्तुत किया गया था। 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इसके बाद इसको जो है अलग से पेश किया जाने लगा। आइए अब शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। सबसे पहले देखिए, कोविड महामारी आई और पूरा सर्वे बेसिकली बात करता है कि इस महामारी के आने से पहले क्या स्थिति रही थी और आने के बाद चीज़ें कैसे सुधर रही है। तो मेन थीम यही रहेगी, इसको आपने ध्यान में भी रखना है। कोविड महामारी आई, इससे देखिए बहुत ज़्यादा जीवन पर लोगों के प्रभाव पड़ा, लेकिन भारत ने यहाँ पर एक मानवीय सिद्धांत पर काम किया, जिसमें ये कहा जाता है कि देखिए, लोगों की ज़िंदगी वापस नहीं लाई जा सकती, इसीलिए हमने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स लगाई, कड़ा लॉकडाउन लगाया। बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन हमने जो है गाइडलाइंस को काफ़ी फॉलो किया और एक तरीके से हमने ज़िंदगी को बचाने के सिद्धांत पर काम किया। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसको हैंसन एंड सार्जेंट, ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 2001 में। तो इस स्ट्रैटेजी को जो है भारत ने अपनाया कि जब एक ऐसी आपदा आ जाए तो कम से कम नुकसान कैसे हो, ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है। देखिए, जीरो डैमेज तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ डैमेज तो होगा ही, तो इसीलिए स्ट्रैटेजी ये अपनाई गई कि कम से कम डैमेज कैसे हो। तो देखिए, ये एक आपको ध्यान रखना है। यहीं पे हैंसन और सार्जेंट का जो 2001 का नोबेल पुरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए, 2020-21 में अर्थव्यवस्था की स्थिति, एक मैक्रो व्यू अगर हम बात करें तो ये इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर पहला है और टाइटल से आपको पता चल रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के बारे में एक डिस्कशन इसके अंदर किया गया है। हर सेक्टर के बारे में एक डाटा के द्वारा आपको स्थिति को समझाने की कोशिश की गई है। देखिए, वैश्विक आर्थिक मंदी आ गई कोविड की वजह से, और ये मंदी जो आपकी वैश्विक वित्तीय संकट आया था उससे भी ज़्यादा गंभीर थी। ठीक है। देखिए, अगर वैश्विक आर्थिक उत्पादन की बात की जाए 2020 में, तो इसमें 3.5% की गिरावट आई, यानी कि वर्ल्ड के स्तर पर ही चीज़ें जो है डिप कर रही थी। अगर देखिए भारत की बात की जाए तो भारत ने 4 जो है स्टेप्स बेसिकली लिए और इस पर काम किया। पहला, रोकथाम, चीज़ों को रोका जाए। फिर फाइनेंशियल और फिस्कल जो है उपायों को लागू किया जाए। इसके
अलावा दीर्घकालिक संरचनात्मक उपाय यानी कि जो लॉन्ग टर्म के स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशंस होते हैं उनको जो है अपनाया जाए। तो इन 4 पिलर्स पे जो है गवर्नमेंट ने काम किया है। और देखिए 2021-22 में अगर देखिए 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर वास्तविक जीडीपी की बात की जाए तो करीब 11% की वृद्धि दर्ज करने की संभावना जो है रखी गई है 2021-22 में, और नॉमिनल जीडी जो है वो 15.4% रहने की संभावना है, और ये स्वतंत्रता के बाद से हाईएस्ट है, यानी कि हमने काफ़ी अच्छा रिबाउंड जो है किया है। इतना अच्छा ये काम कैसे हो रहा है कि एकदम से बहुत पिंक पिक्चर हो गई इकोनॉमी की? नहीं, देखिए ग्रोथ जो है बेस पे नापी जाती है। अगर बेस ही नेगेटिव में चला गया हो तो ग्रोथ जो है अपने आप ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि जो ग्रोथ ज़्यादा दिखाई दे रही है ये इसलिए दिख रही है क्योंकि आपका बेस ही काफ़ी कम था। नेक्स्ट आ जाइए, अगर देखिए सरकारी खपत की बात करें और शुद्ध निर्यात की बात करें तो इसने डेवलपमेंट में हमें जो है हेल्प की, यानी कि गवर्नमेंट ने जो एक्सपेंडिचर किया, गवर्नमेंट की तरफ से जो कंजप्शन हुआ और जो हमारा एक तरीके से नेट एक्सपोर्ट था, तो इन्होंने हमें बचाया है। लेकिन अगर हम निजी खपत की बात करें यानी कि प्राइवेट कंजप्शन की बात करें, कोविड में हर कोई तो घर के बंद था, मार्केट बंद थे, तो जो प्राइवेट कंजप्शन थी वो तो कम होनी थी। तो ये और साथ में निवेश इन्वेस्टमेंट क्योंकि कम हो गया, इन्होंने हमारी डेवलपमेंट को नीचे गिराया। तो 2 फैक्टर विकास को ऊपर लेके गए, 2 फैक्टर विकास को नीचे लेके आए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अगर हम 2021 की दूसरी छमाही में एक्सपोर्ट की बात करें तो ये 5.8%, इंपोर्ट की बात करें तो 11.3% रहने से घटने की उम्मीद है, ठीक है। अगर हम 2021 में चालू खाता अधिशेष यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है इसकी बात करें तो ये जीडीपी का 2% रहने की उम्मीद थी। देखिए हम क्योंकि अपनी एनर्जी के लिए इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है, हम पेट्रोलियम वगैरह बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा क्या है करंट अकाउंट डेफिसिट रहता है, घाटे में रहते हैं। लेकिन क्योंकि एक तो दाम कम हुए, दूसरा क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह बंद थी लॉकडाउन में तो इसकी खपत कम हुई, तो इस इंपोर्ट के कम होने की वजह से हमारा चालू खाता सरप्लस में चला गया। और ये जो हुआ ये 17 सालों के बाद हुआ और अपने आप में ये ऐतिहासिक है। रीज़न क्या रहे इसके हाई होने के वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट देखिए, जो संपर्क आधारित सर्विसेज थी जैसे पार्लर हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जहाँ पे जो है कांटेक्ट होता था, उन सर्विसेज पे सबसे ज़्यादा हिट देखने को मिला है, जो कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है समझने के लिए। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए जीडीपी ग्रोथ का यहाँ पे ग्राफ दिया गया, 19-20 में ये 4% रही, फिर 20-21 में प्रोविजनल एस्टिमेट था कि माइनस में चली गई 7.3। अब देखिए क्योंकि बेस ऑलरेडी नेगेटिव में था तो ये बढ़कर कितनी हो गई 9.2 हो गई, और 22-23 के लिए जो प्रोजेक्ट किया गया है वो 8 से 8.5% की ग्रोथ को प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटे की बात करें तो देखिए ये 3.4 था, एक तरीके से गवर्नमेंट इसको टेम्परिंग डाउन कर रही थी, घटाने की तरफ चल रही थी, लेकिन फिर महामारी आ गई तो ये 4.6 हुआ, और फिर 2021 में देखिए ये 9.2 एकदम इसमें बढ़ोतरी आई। क्यों? क्योंकि सरकार को तो काफ़ी उधार लेना पड़ गया ना, सरकार ने तो बेसिक नेसेसिटीज़ हर लोगों के घर तक पहुँचाई है। इसके बाद ये 21-22 में जो बजट ने एस्टिमेट रखा है वो 6.8 का रखा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब देखिए अगर इक्विटी निवेश की बात करें तो भारत एक अच्छे डेस्टिनेशन रही है। क्यों? क्योंकि भारत 2020-21 में पसंदीदा निवेश गंतव्य यानी कि इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन एक फेवरेट जो है भारत बना रहा है। और अगर एफआईआई की बात करें यानी कि इक्विटी एफआईआई के अंतर्भाग की बात करें तो उभरते हुए बाजारों में से भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसको एफआईआई मिला। एफडीआई और एफआईआई इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये भी आप चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अगर एक्सटर्नल ऋण की बात करें तो सितंबर 2020 के अंत में ये बढ़ के कितना हो गया 21.6% हो गया, जो मार्च 2020 के एंड में कितना था 20.6%
था, यानी कि हमारी एक्सटर्नल उधारी भी थोड़ी सी बढ़ी है। इसके बाद देखिए बिजली की मांग हो, ई वे बिल हो, जीएसटी का संग्रह हो या फिर स्टील की खपत हो, ये कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमी के कंडीशन को बताते हैं। इनमें देखिए पुनरुत्थान यानी कि रीबाउंड का आपको एक तरीके से मिल रहा है, यानी कि ये चीज़ें थोड़ा सा सुधार की तरफ अब जा रही हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अगर हेल्थ केयर की बात करें तो देखिए हेल्थ अपने आप में गवर्नमेंट के बिग एजेंडाज में से रहा है। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च की गई हैं। कुछ स्कीम्स का नाम स्पेशली सर्वे बजट के अंदर मेंशन किया गया है, उसका रीज़न भी आपको पता है। तो देखिए हेल्थ केयर जो है इसका महत्व रहा है, इस पर जो है जोर दिया गया है, और हेल्थ का दूसरे सेक्टर के साथ कैसे इंटरलिंक बनता है ये इस महामारी ने हमें समझा दिया। क्योंकि आई तो हेल्थ की ये एक महामारी थी, लेकिन इसके आर्थिक और सामाजिक संकट भी हमें देखने को मिले कि कैसे लोगों के अंदर जो एक मजदूर लोग थे उनको कैसे माइग्रेशन फेस करना पड़ा, कैसे लोग राशन पानी के लिए तरस गए, किस तरह डिविडेंड जो है सोसाइटी के अंदर और बढ़ गया, मेडिकल तक रीच लोगों की नहीं हुई। तो महामारी ने हमें ये भी समझा दिया। इसके बाद एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन जो है, इसके बारे में सर्वे ने कहा है कि इसने असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस मिशन को आप ध्यान रखेंगे, प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखिए आयुष्मान भारत को इस नेशनल हेल्थ मिशन के साथ जो है चलाना चाहिए, ऐसा सर्वे बोलता है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये सर्वे कहता है अगर आप सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पर 1% से 2.5-3% तक बढ़ा देंगे तो जो लोगों की जेब पे पड़ने वाला दबाव है, जो पॉकेट खर्च है लोगों का जो वो हेल्थ पे करते हैं, उसमें 35 से 65% की कमी आ जाएगी। लोगों को काफ़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर हेल्थ में होता है। फिर देखिए बीमा की अगर बात आती है तो एक तो लोगों के अंदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अगर इस इन्फॉर्मेशन गैप को पार दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि ये बीमा ऑप्शंस हैं, गवर्नमेंट की ये स्कीम्स चल रही हैं, तो वो जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। प्रीमियम को अगर कम कर दें, लोग बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं पे कर पाते क्योंकि सैलरीज उतनी नहीं होती है। और अगर बेटर प्रोडक्ट जो है दिए जाए, अलग अलग लोगों की डिमांड से अलग अलग प्रोडक्ट डिज़ाइन किए जाए, तो हम बीमा पैठ को बढ़ाने में यानी कि इंश्योरेंस को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में सफल होंगे, ऐसा सर्वे कहता है। इसके अलावा टेलीमेडिसिन की ये सर्वे बात करता है, ये कहता है इंटरनेट कनेक्टिविटी को आप सुधारिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारिए और टेलीमेडिसिन के द्वारा जो है गैप को फिल करने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अब जीडीपी की बात हम करते हैं। तो जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि है वो मैंने बताया आपको 8 से 8.5 का प्रोजेक्ट किया गया है 2022-23 में, क्योंकि वैक्सीन की कवरेज अच्छी हो जाएगी, आपूर्ति पक्ष सुधर जाएगा। देखिए सब्जियां बहुत महंगी हो गई थी, क्यों? क्योंकि आपकी सप्लाई चेन ही ब्रेक हो गई थी ना, लेकिन वापस से रेट ठीक हो रहे हैं, क्यों? सप्लाई अच्छी हो रही है, तो आपूर्ति पक्ष अच्छे हो जाएंगे, मजबूत निर्यात होगा, फिर से एक्सपोर्ट जो है चीज़ों का करने लगेंगे। ठीक है, और जो है आपको एक तरीके से वित्तीय स्थान की उपलब्धता यानी कि गवर्नमेंट की भी उधारियां कम होंगी, गवर्नमेंट भी थोड़ा सा फिस्कल अपना संभाल के चलेगी, तो इस सब की वजह से जीडीपी जो है और अच्छा होने की उम्मीद है, ऐसा सर्वे ने बोला है। और ये एक वी शेप रिकवरी दिखाएगी। वी शेप रिकवरी क्या होता है? देखिए ये एक आपकी एवरेज जीडीपी रहती थी, यहाँ पे मान लीजिए बिजनेस साइकिल की पीक चल रही थी, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ये कोविड जैसी सिचुएशन अगर आ जाए तो रिसेशन का एक दौर चला जाता है, आपकी ग्रोथ एकदम से डिप कर जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छे उपाय किए जाए तो ये अचानक से रिबाउंड करती है और एक न्यू पीक जो है बनने लगती है। तो ये जो शेप होती है वी जैसी होती है, और इसमें क्या होता है, अचानक से डिप होके अचानक से रिबाउंड होता है, इसीलिए इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। नेक्स्ट अगर देखिए भारत की वास्तविक जीडीपी 2020-21 में 7.3% से सिकड़ी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हुई, लेकिन अब इसके क्या है 9.2 से बढ़ने का अनुमान है। आपको डाटा ये वाला याद रखना है जो बजट में बताया गया है। ठीक है, बाकी आपके समझने के लिए। इनोवेशन पे देखिए सरकार काफ़ी कर रही है, क्योंकि अगर इनोवेशन ना हो तो भी कोविड की जो वैक्सीन हमें मिली है वो नहीं मिल पाती। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि 2007 में शुरू हुआ था,
तो 20 में भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि पहली बार 50 जो इनोवेट करने वाले देश थे उसमें भारत ने अपना स्थान बनाया। और अगर मध्य और दक्षिणी एशिया की बात की जाए तो भारत का प्रथम स्थान था। निम्न और मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था में भारत तीसरे स्थान पर रहा था। यहाँ पे देखिए ये 2021 वाला डाटा दिया गया है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए इनोवेशन में दो चीज़ें सर्वे ने बताई है। पहला कि देखिए जो हमारे रिसर्च की गतिविधियां हैं उनमें सरकार ही ज़्यादातर खर्च करती है, सरकार पर डिपेंड ये सेक्टर रहता है। दूसरा इन्होंने बताया जो व्यवसायी हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं या फिर जो लोग हैं वो एक्चुअली इसमें खर्च कम करते हैं। तो इसीलिए जो बाकी 10 टॉप कंट्रीज़ हैं ना जहाँ पे इनोवेशन में खर्चा अच्छा खासा होता है उसमें इंडिया नहीं आ पाता, क्योंकि इंडिया में जो गवर्नमेंट के अलावा दूसरे लोग हैं वो एक्चुअली खर्च नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि जीआरडी में, अनुसंधान विकास में, भारत का जो घरेलू व्यय है वो टॉप 10 कंट्रीज में सबसे कम है। ठीक है, उसके बाद देखिए पीएमजी स्कीम के बारे में सर्वे ने कुछ डाटा दिया है और ये साबित किया है कि जहाँ पे इस योजना को लगाया गया था वहाँ पे क्या परिणाम रहे और जहाँ पे नहीं लगाया गया था वहाँ पे परिणाम क्या रहे, समझते हैं। देखिए भारत सरकार ने 2018 में जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग थे उनके लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया था। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब देखिए अगर आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की बात करें और इन दोनों को कंपेयर करें तो कुछ चीजें सामने निकल के आती है। वो क्या कहती है कि देखिए तो इसने स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ाया है। कहाँ पे? बिहार, असम और सिक्किम में 2015-16 में जितना स्वास्थ्य बीमा कवरेज था उसमें 19-20 में 89% की वृद्धि हुई है, जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें 12% की कमी आई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगर हम बात करें तो एक डाटा ये मैंने आपको दिखाया। दूसरा अगर मैं एक और आपको डाटा दिखाऊं कि शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है, तो देखिए पश्चिम बंगाल में शिशु मृत्यु दर में सिर्फ 20% की कमी आई, जबकि उसके पड़ोसी राज्यों में 28% की कमी आई। अगर हम अंडर 5 एज जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर की गिरावट करें तो बंगाल में सिर्फ 20% की कमी आई, जबकि पड़ोसी देशों में 27% की कमी आई। बेसिकली जहाँ पे ये योजना लागू की गई वहां पे इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, जहां पे नहीं लागू की गई वहां पे जो है पिछड़ा हुआ आपको एक रिपोर्ट कार्ड देखने को मिला है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डिटेल में पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखिए टीकाकरण की बात की जाए तो 93% जनसंख्या को पहली डोज दे दी गई है और दूसरी डोज भी जो है अभी तक इतने करोड़ लोगों को दे दी गई है। 16 जनवरी 2022 तक के आंकड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेसिक नेसेसिटीज, जरूरी आवश्यकताओं को लेकर सरकार की तरफ से क्या किया गया। तो 2012 की तुलना में 2018 में सभी राज्यों में बेसिक नेसेसिटीज की जो है पहुंच लोगों तक अच्छी हुई है, यानी कि जरूरी चीजों की जरूरतों तक पहुंच, ये इसमें सुधार किया है। जैसे अगर केरल, पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा रहा है, जबकि उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा में ये सबसे कम रहा है। 5 आयाम ऐसे हैं जिन पे सुधार देखने को मिला है और जिनमें जो है सरकार ने काफी अच्छा काम भी किया है। तो देखिए पानी की पहुंच हो, लोगों को घर देना हो, हाइजीन हो, सूक्ष्म पर्यावरण और अन्य सुविधाओं तक पहुंच की बात। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो अंतरराज्यीय असमानताएं थी वो भी कम हुई है, यानी कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच में जो एक आपको डिविडेंड देखने को मिलता था वो भी धीरे धीरे क्या है कम हो रहा है। नेक्स्ट देखिए कुछ स्कीम्स के नाम जो है सर्वे ने लिए हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी, जैसे जल जीवन मिशन, SBMG, PMYG। ये स्कीम्स जो है आपको पढ़ लेनी चाहिए क्योंकि सर्वे में इसके बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर हमारी लास्ट स्लाइड आ जाती है और इसमें अर्थव्यवस्था को एक नज़र में हम देख लेते हैं। देखिए GDP में वृद्धि मैंने आपको बता दी कि 8 से 8.5% रहने का प्रोजेक्ट किया गया है। राजकोषीय घाटा मैंने बता दिया आपको 6.8% रहने का प्रोजेक्ट किया गया। अगर मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई की बात की जाए तो WPI देखिए
2 डिजिट में अभी चल रही है, जबकि सीपीआई जो है वो सिंगल डिजिट में यानी कि 5.2 पे आ गई है। अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो ये हाई है, लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको मेरी पिछली वीडियो से अगर याद होगा तो अब इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। अगर हम कृषि वानिकी मत्स्यिकी की बात करें तो ये देखिए इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ और फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर औद्योगिक वृद्धि दर की बात की जाए तो देखिए ये लगातार 2 बार नेगेटिव में था, लेकिन अब इसकी 11.8% से बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसी तरह सेवाएं सर्विस का भी देखिए रिबाउंड जो है देखने को मिल रहा है। तो इससे ये वाला जो डाटा है ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स के डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि वानिकी और मत्स्यिकी में लगातार इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिप भी हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को ध्यान रखना है। एक बार आप देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको सर्वे का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन पे आपने प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि इससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाती है जब भी हमारी तरफ से कोई नई वीडियो अपलोड की जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।